दर्शकों, सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, समाज में अनेक तरह के लोग होते हैं और जो लोग अपने लिए जीन ना जी के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं। वो लोगों को लिए अनेक समाज संस्थाओं से जुड़ते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और विभिन्न अपने तरीके से समाज सेवा को अंजाम देते हैं। ऐसे ही हमारे सामने बैठे हैं एक समाज सेवी राजकुमार मित्तल जी। मित्तल जी इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोहिणी से जुड़े हुए हैं और भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पेशे से ही वकील हैं और अपनी फर्म चलाते हैं मित्तल एंड मित्तल कंपनी। तो सबसे पहले मिलते हैं इनसे और अपने बारे में इनसे चर्चा करते हैं। मित्तल जी नमस्कार। नमस्कार जी। मित्तल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ मुझे सुनने के लिए। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, समाज में बहुत आदमी आता है, समाज के कार्यकर्ता बन जाते हैं, पर असली मुद्दे को नहीं जाते। और समाज में जो जड़ ले चुकी है बीमारियाँ पुरानी, जो हम लोग सोचते हैं और जो समाज का ढांचा है उसको नहीं पलट पाते, जिससे ये समाजवाद के अंदर अभी तक जिस विचार में हमें समाज को चलाना चाहिए, जिस विचार को समाज को आज की सृष्टि को देखते हुए, देश की दशा को देखते हुए हमें बदलना चाहिए, उस हिसाब से हमारे यहाँ बदलाव नहीं है। जिसकी और सरकार का जो ध्यान है वो अभी हमारी सरकार बहुत पीछे है। उन सरकारों से भी बहुत पीछे हैं जो हमसे कभी पीछे थी। वो सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का फेज है उसको सही हाथों में नहीं कंट्रोल हो रहा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से लागू नहीं हो रही। अब जैसे आप कोरोना का ही बीमारी ले लो, जिसकी वजह से लोग वह सफ़र कर रहे हैं और जिसकी आज तक ये नहीं बताई बीमारी बैक्टीरिया से पैदा है या कोई वायरस है या कोई क्या चीज़ है। सबका जो रवैया है सरकार के कहने पे चला जा रहा है, पर मैं नहीं मानता कि कोरोना कोई बीमारी हमारे यहाँ, क्योंकि हर बीमारी का कोई न कोई वायरस होता है जो कहीं ना कहीं से आता है और वो कहीं से कहीं पनपता है और जिसमें खोज की जाती है और फिर उसको तंदुरुस्त किया जाता है। क्योंकि अब हमने एक कंट्री से, एक देश से हमारे इंपोर्ट हुआ जो सुना गया था, अब वो कंट्री में लाखों आदमी मरे और उसकी इकनॉमी जो है फिर भी ऊपर पहुंच गई। वो इसलिए पहुंची क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कीम है वो सिर्फ ओरिजिनल या क्रिएशन नहीं करती बल्कि दूसरी की कॉपी करती है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ मैन पावर बहुत ज़्यादा है और जिस कंट्री में मैन पावर हो तो वहाँ सोर्सेज बड़े यूटिलाइज हो सकते हैं और जिसको किसी को देखना नहीं पड़ा। हमने अपने जो हमारे यहाँ अवेलेबल सोर्सेज हैं उसको भी हमने दूसरी कंट्रियों को दे रखे हैं और वो कंट्री फिर भी हमें आँख दिखाती है और उसका इस्तेमाल करती है, अपने प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करती है। अपने कंट्री में अपने जितने भी वहाँ के निवासी हैं उन सबको सुविधा देती है। और हमारे यहाँ आज तक पानी की समस्या ले लो, वो आज तक साफ पानी नहीं आया। विदेश के लोग भी आते हैं यहाँ से अपना पानी लेके आते हैं और पानी की जो समस्या आज तक नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी नदी नाले जो है नाले नदी में जा रहे हैं और उसका पानी रीट्रीट करके हमारे यहाँ आता है, जो इनके पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे पानी प्योर मिले। और मैं एक बार सिंगापुर में था, मैंने देखा उनके यहाँ उनकी गारंटी है अगर पानी वो डायरेक्ट देते हैं नल का और उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाया जा सकता और कोई वहाँ आर ओ नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता उसकी प्रोटेक्शन के लिए और डायरेक्ट पानी पिया जाता है। इतने बढ़िया कंट्री का हम आज तक मुकाबला नहीं कर पाए और ना कर पाएंगे। और भी कई साधन हैं, जैसे आप पाकिस्तान को देख लो जो हमसे बहुत बैकवर्ड कंट्री है, आज उसका भी वर्ल्ड के मैप पे नाम आता है, जो कि आतंकवादी पैदा करता है और हमारा भी आता है। तो फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। और मैं तो सामाजिक संस्था में इसलिए जुड़ा था क्योंकि समाज में मैं देखना चाहता था कि सामाजिक संस्था के जो संस्थापक हैं ये कितना समाज में रहने के बाद कितना दुख दर्द लोगों का, पब्लिक का दूर कर पाएंगे। पर मैंने देखा कि वो अपना ही दुख दर्द दूर करते हैं। मैं अग्रवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ हूँ, सालासर की कमेटी से जुड़ा हूँ
सेक्टर 8 अग्रवाल भवन का भी मैं वो हूँ। और ऐसे ही मैं हरिद्वार में मेरी अपनी महाराजा अग्रसेन की धर्मशाला है, उसका भी ट्रस्टी हूँ। और वृंदावन में भी मेरी धर्मशाला, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। पर मैंने सब समाज में घूम के देख लिया, समाज के जो लोग हैं और पदाधिकारी हैं ये अपने लिए काम करते हैं। अच्छा, समाज के लिए कुछ नहीं होता उसमें। अब इन सब संस्थाओं में जिसमें मैं जा रहा हूँ, कोई भी कोविड के अंदर गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा। अच्छा जी। और तो ऐसी समाज जो इतने पैसे से फली फूली है, जो हर चीज़ कर सकती है, वो कोई मुद्दा नहीं उठाते, कोई कदम नहीं उठाते। जिसलिए मैं सोचता हूँ ये सामाजिक, तो समाज का ही नाम बदनाम होता है, सामाजिक काम नहीं करते सही। और किसी को लंगर बांट देना कोई समाज की सेवा नहीं है। जब तक उसकी गरीबी तक ना पहुँचा जाए, उसको दूर ना किया जाए, जब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट अचीव हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से समाज में अभी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, जो करनी चाहिए। और जिसके लिए अच्छे लोग जो समझदार हैं, टैलेंटेड लोग हैं, जो ओरिजिनलिटी पैदा कर सकते हैं, वो करें। और दूसरे की कॉपी करके नहीं जाना चाहिए। और अपने अंदर से कोई ना कोई, जो हर एक में टैलेंट होता है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी उतना ही टैलेंटेड होता है जितना पढ़ा लिखा है। तो ये सब समाज का ढांचा है हिंदुस्तान को, उससे बहुत टाइम लगेगा। और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, पता नहीं हम अपने टाइम में इसकी कोई प्रोग्रेस देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अपोजिशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई अपोजिशन भी कम भी है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, अगर वो पावर में है, वो अपने लिए काम करती है, वो देश की भलाई के लिए कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें भी आपस में कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा मित्तल साहब, अभी आपने बोला कि सामाजिक संस्थाओं में वो काम नहीं होता जो आम गरीब के लिए कुछ सेवा भाव से कुछ काम हो। तो आप भी बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े होते हैं, आपकी जैसी सोच रखने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो, तो आपकी सोच वाले उन जो संस्था चला रहे हैं, उनको उनके साथ मीटिंग करके ऐसी कुछ बात नहीं रखी जा सकती? उसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि हमारी जो संस्था है वो डिवाइड हुई है, एक रिच के हाथ में, एक गरीब के हाथ में। ये नहीं कि हमारी संस्था में दोनों टाइप के आदमी नहीं, क्योंकि जहाँ सत्संग होते हैं जिसमें ये बड़े बड़े मुनि और ये अपना प्रवचन करते हैं, उनकी संस्था भी लगी हुई है। ऐसी निरंकारी वालों की है, ऐसी गुरुद्वारा वालों की है। ये सब लेके मुद्दे उठाते हैं, पर ये अपना स्टेटस बनाने के लिए उठाते हैं। और जो असली गरीब वहीं का वहीं गरीब और गरीब हो जाता है। उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सोल्व कोई नहीं करता। अब दिल्ली सरकार ने जैसे दिल्ली स्कूल एजुकेशन को बढ़ाया है, और इन्होंने गरीब आदमी को भी पढ़ाई का अच्छा मौका दिया है। हाँ, अगर आदमी को ऐसे मौके दिए जाए तो गरीब का लड़का भी हमारे साथ खड़ा होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है और हमसे आगे बढ़ सकता है। तो ये दिमाग, जो टैलेंट होता है आदमी का, वो उसके काम आएगा। पैसा काम नहीं आएगा, ना कोई समाज काम आएगा, उसका अपना टैलेंट काम आएगा। अच्छा मित्तल साहब, आप पेशे से वकील हैं और पिछले कुछ सालों से कुछ नए कानून बने हैं, जैसे एनआरसी हो गया, किसान आंदोलन हो गया। इन सबको देख के देश के हालातों पर आप क्या विचार रखते हैं? जो कानून बनाया जाता है वो लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। और हमारे जो कानून रिपील किए हैं वो मोदी सरकार का बहुत अच्छा निर्णय था, वो अच्छा हुआ। अब नया पुराने चले गए तो उसमें बाहर की कंट्री भी हमारे कानून को देख के कदम नहीं रखती, क्योंकि अब इसमें तब्दीली हुई है। किसान का जैसे अब नया मुद्दा चल रहा है, उसको वो एक्ट जो कानून बनाया वो अपने आप में बहुत बढ़िया कानून बनाया। उसको समझाने का, किसानों को समझाने और कम्युनिकेशन स्किल उनको देने की, वो हमारे सरकार में कमी मुझे महसूस हुई। ताकि उनको, आम किसान को नहीं पता भाई इसमें मेन मुद्दा क्या है और ये उनको फ़ायदा किस तरीके से देगा, उनको कैसे फसल काटने के बाद उनको पूरी कीमत मिल जाएगी। ये सब चीज़ें उनको अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही सही तरीके एफिशिएंटली वे में, तो जिसकी वजह से ये जो कानून है वो आफत बन गया। ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक सिटीजन एक्ट बनाया था जिसमें कहा था यूनिफॉर्म कोड रखेंगे, वो भी उसमें डाल रखा है कोल्ड स्टोरेज में। उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाई गवर्नमेंट, क्योंकि जो बनाने वाले हैं उसको समझ नहीं आ रहा। वो बना तो देते हैं, ये देख के कि अपोजिशन, इसकी अपोजिशन जो है अपोज कर रही है और हम इस मुद्दे को ऊपर रखना चाहते हैं।
अब जब अब 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, अब वहाँ इंडिपेंडेंट कुछ हलचल होने लगी है, लोग बाग वहाँ ज़मीनों में जाके अपनी हिस्सेदारी करने लगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम लगे, डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए हर चीज़ जो जन्म लेती है हमारी, वो बहुत बाद में जन्म लेती है चीज़ें, जब तक आदमी अपने जो उनको ध्यान या मगन में होना चाहिए, जो उनको रुचि लेनी चाहिए, वो नहीं ले पाते। अब हमारी जो जनरेशन है उसमें भी बहुत गैप होता है, क्योंकि वो आज की चीज़ को देखती है, जो पीछे की चीज़ को नहीं देखती, तो जो पीछे संस्कार है वो नहीं उनको मिल पाते अच्छी तरीके से। तो इसलिए ज़रूर है कि थोड़ा बहुत ढांचा गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से चेंज करे। मतलब जो कानून बनाए वैसे तो ठीक बनाए, जो चाहे एनआरसी का हो या किसानों का हो, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को जैसे कि मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ, समझा नहीं पा रहे। अच्छा, अपोजिशन उसका गलत फायदा उठा रहा है। अपोजिशन इसलिए गलत फायदा उठा रही है, वो अपने पार्टी के लिए लड़ती है, वो देश के लिए नहीं लड़ती उन कानून को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने पार्लियामेंट में डिबेट में भी देखा है। अच्छा जी। जो ये कानून बना देते हैं, जैसे अब दिल्ली सरकार का इन्होंने कानून बनाया, हाँ जी। नया कानून बनाया पार्लियामेंट ने, सबने पास कर दिया, हाँ जी। वो क्योंकि मेजोरिटी इसलिए पास हो गया, पर उसका जो मुद्दा है वो गलत है। गलत है, हाँ जी। हैं, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते इस तरीके से, इसको सर पास नहीं कर सकते एलजी को पावर देके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी एक मुद्दा है जो, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो कि बीजेपी को गलत हालात में ले जाएगी। गलत है, सही बात है। तो ये मतलब चुनी हुई सरकार को आप इस तरह से वो करें, डिमोलाइज करेंगे। हाँ, ये सुनी हुई सरकार को तुम चुन के नहीं आ पाए, तुम्हें लोगों ने नहीं चाहा, और जो लोगों ने जिनको चाहा, तुम उनके मुद्दों को इसलिए आगे नहीं होने देने चाहते ताकि वो आगे से परमानेंट या अपना बेस ना बना रहे। तो कानून के हिसाब से उसमें क्या खामियां हैं, या क्या क्या कह सकते हैं आप इस बारे में? कानून के हिसाब से सारी खामियां, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं, मेंबर कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अल्ट्रा वायरस है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, क्योंकि जो सरकार है वो कभी भी एलजी नहीं हो सकती। इसमें पर्सनल डिसीजन आदमी को सरकार दे दिया है, डिफाइन कर दिया है, ये गलत सोच है। और मेरे हिसाब से ये, क्योंकि पावर में ज़्यादा मेंबर होने की वजह से नीचे की सरकार दबी पड़ी है, ये मैं नहीं समझता कि वो क्यों नहीं आगे इस मुद्दे को उठा रही। मित्तल साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपके पास भी कोई समस्या हो या आपके आसपास भी जिस तरह की कोई समस्या हो, और आप किसी भी बारे में अपने विचार रखना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार। मैं इस आज से जो नवरात्र भी चालू हुए हैं, और कर्नाटका में गुड पर्व जो स्टार्ट हुआ है, मैं इस मौके पर अपने सब देशवासियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे ही रमज़ान भी मेरे ख्याल स्टार्ट हुआ है, तो ये त्यौहार सबके परिवार के लिए अच्छे रहें, सुखमय रहे, और ये बीमारी दूर हटे।